हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में बताना स्टार्ट किया था, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स, व्हाई वी आर गो फॉर एंजाइम काइनेटिक्स, हम क्यों एंजाइम काइनेटिक्स को प्रेफर करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद आज जो है मैं आपको फैक्टर्स के बारे में बताऊँगी एंजाइम काइनेटिक्स के। वैसे तो कुछ और चीज़ें भी हैं जो एंजाइम काइनेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक कुछ इक्वेशंस होती हैं, लाइक एमएम इक्वेशन, माइकलिस मेंटन इक्वेशन, कुछ प्लॉट्स होते हैं, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट है, हेंस प्लॉट है। तो ये सब प्लॉट जो है मैं आपको डिटेल्ड में अपनी सेपरेट वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन वो एंजाइम काइनेटिक्स के प्लेलिस्ट में मे भी इंक्लूड होंगी या नहीं होंगी, वो डिपेंड करता है, बट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो आज जो है मैं आपको फैक्टर्स के बारे में बताऊंगी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम काइनेटिक्स को जो है मतलब कि इफ़ेक्ट करते हैं। तो मेनली आप इसमें 4 से 5 फैक्टर इंक्लूड रखिए जो मेन होते हैं। दे आर टेम्परेचर, फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर, सेकेंड वन इज़ पीएच। अगर हम पीएच की बात करते हैं जो कि न्यूट्रल और एसिडिक और बेसिक, आप सब जानते हो इस बारे में, तो वो भी जो है एंजाइम की रिएक्शंस को इफ़ेक्ट करती है। उसके अलावा हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, आपको अच्छे से पता होगा कि जब हम किसी रिएक्शन को रिएक्शन को कैरी करते हैं, ये रिएक्शन जो है वो चलती है, तो उस टाइम पे एक सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट होती है और एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट पे वर्क करता है ताकि वो हमारे सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का कन्वर्जन बहुत ज़्यादा ईजिली और बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से कर सके, क्योंकि एंजाइम का काम ही यही होता है, बिकॉज इट कैटलाइज any reaction, any chemical reaction, and enhance the speed of any reaction। उसके बाद जो हमारे पास पीएच के अलावा और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के अलावा फोर्थ फैक्टर होता है, दैट इज़ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो सॉरी, दैट इज़ एंजाइम कंसंट्रेशन। उसके अलावा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन भी इफ़ेक्ट करती है इस चीज़ को, लेकिन वो एक मेजर फैक्टर नहीं है। आप यहाँ पे एंजाइम की कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को एक मेजर फैक्टर मान सकते हो। उसके अलावा कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं, तो उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी रिएक्शन एंजाइम किसी भी रिएक्शन में जो कि कैटालाइज है बाय एनी एंजाइम। उसके अलावा कुछ को फैक्टर्स होते हैं। को फैक्टर्स लाइक कुछ मेटल्स आयन होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक आयन्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि रिएक्शन को इन्हेंस कर सकता है, जो कि रिएक्शन को स्टॉप कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि हम किस तरीके का को फैक्टर ले रहे हैं, क्या वो उसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो आज जो है मैं आपको ये सब बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ टेम्परेचर। हमारे पास कोई भी अगर एंजाइम है तो हम इस ग्राफ के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं, दैट इज़ दिस ग्राफ। ये ग्राफ हम अपनी पीएच के लिए और टेम्परेचर के लिए, दोनों के लिए ही स्टडी करते हैं। और एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये होती है कि अगर आप टेम्परेचर को स्टडी कर रहे हो या फिर आप पीएच को स्टडी कर रहे हो, मतलब एंजाइम पे इफेक्ट स्टडी कर रहे हो, या तो टेम्परेचर का या फिर पीएच का, तो दोनों ही केस में जो आपको अपना रिजल्ट मिलेगा वो एक बेल शेप ग्राफ मिलता है। लाइक एक ऐसा ग्राफ मिलता है जो कि सेंटर में ऑप्टिमम लेवल पे होता है एंड बोथ साइड्स में वो एक डिक्रीजिंग लेवल पर होता है। तो ये एक बेल शेप कर्व जो है हमें मिलती है जब हम टेम्परेचर और पीएच का इफेक्ट स्टडी करते हैं अपने एंजाइम पर। तो इसमें एक सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी अगर एंजाइम होता है, तो अगर कोई भी एंजाइम होता है तो वो एक मिनिमम उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। वो ऑप्टिमम टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग के केस में 35 से 40 डिग्री सेल्सियस की रेंज में होता है। तो अगर हम स्टार्टिंग करते हैं टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हम अपनी एंजाइम की एक्टिविटी को जो है चेक कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जैसे ही टेम्परेचर बहुत कम है, एज्यूम कर लो कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी एंजाइम की एक्टिविटी है वो बहुत कम है। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना शुरू किया इस तरफ एक्स डायरेक्शन में, तो हमारी जो एक्टिविटी है वो वाई डायरेक्शन में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। एंजाइम की एक्टिविटी मतलब हमारा एंजाइम जो है वो बेस्ट वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही एक पीक लेवल आता है जो कि हमारी एंजाइम की एक्टिविटी का पीक लेवल है, इससे ज़्यादा एंजाइम जो है काम नहीं कर सकता। एंजाइम की एक्टिविटी जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ऑप्टिमम है, बेस्ट है। तो आप यहाँ पे एक्स एक्सिस में उस टेम्परेचर को अगर चेक करते हो, लाइक अगर आपकी वाई एक्टिविटी पे ये
वाई एक्टिविटी पे, वाई एक्सिस पे आप ये एक्टिविटी चेक कर रहे हो तो आप देखोगे कि एक्स एक्सिस पर ये टेम्परेचर जो है वो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस की रेंज में होगा। तो ये टेम्परेचर जो है ये बेस्ट टेम्परेचर होता है हमारे एंजाइम को स्टडी करने के लिए। तो टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप इससे ज़्यादा टेम्परेचर करते हो या इससे कम टेम्परेचर करते हो तो आपका जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सब जानते हो कि एंजाइम जो होता है प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है, और प्रोटीन की एक बेस्ट स्ट्रक्चर होती है उसकी एक मैक्सिमम टेम्परेचर, उसके एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा या उससे कम करते हैं तो हमारी जो प्रोटीन है वो या तो इनएक्टिव हो जाती है टेम्परेचर कम करने पर, या अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा करते हैं तो वो डीएक्टिवेट हो जाती है। तो इसलिए डीनेचर हो जाती है, उसका डीनेचरेशन हो जाता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने एंजाइम को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रखें ताकि हमारी जो एक्टिविटी है एंजाइम की वो बेस्ट रहे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये फैक्टर है टेम्परेचर, जो कि हमारी रिएक्शन को इन्हेंस करता है। एक क्यूटन थंब रूल भी होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपने जो इनिशियल टेम्परेचर लिया था आप उसको जो है डिवाइड इक्वेशन में रखते हो, एक क्वोशंट में रखते हो और क्यूटन थंब रूल में, और जो आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद आप अपने एंजाइम की रिएक्शन रेट को चेक करते हो, उसको आप अबव इक्वेशन में लिखते हो। तो ये होता है कि रेट ऑफ टेम्परेचर आफ्टर इंक्रीजमेंट इन 10 डिग्री सेल्सियस एंड रेट ऑफ टेम्परेचर एट स्टार्टिंग टेम्परेचर। मान लो अगर आपका स्टार्टिंग टेम्परेचर आपने 10 डिग्री सेल्सियस लिया था, उस टाइम पे आपकी एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी वो, और अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस में 10 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज कर दिया है, दैट इज आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बढ़ा दिया है, इसी वजह से इसको क्यूटन थंब रूल बोलते हैं। तो आपकी जो एंजाइम की रिएक्शन है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका क्या रेट होगा, तो ये चीज़ है क्यूटन थंब रूल। आप इसको एक लिमिट तक बढ़ा सकते हो। अगर आपने 40 डिग्री सेल्सियस में प्लस 10 डिग्री और कर दिया तो आपका मतलब वो, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपने 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया है, और ऐसी कंडीशन में आपका एंजाइम वर्क करना बंद कर देगा, तो यहाँ पे डीनेचर हो जाएगा। तो ये क्यूटन थंब रूल जो है वो एक लिमिट तक ही अप्लाई होगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है एंजाइम का वो 98 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है, जहाँ पे अपना बेस्ट वर्क देता है, दैट इज़ 37 डिग्री। अब नेक्स्ट फैक्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ पीएच। पीएच पे भी जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूमन के लिए, ह्यूमन बीइंग के अंदर जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब किस पीएच पे वर्क करते हैं, उनके लिए पीएच हमारी न्यूट्रल होनी चाहिए या थोड़ी सी बेसिक होनी चाहिए। तो बेसिकली वो 7.2 से लेके 7.4 पे वर्क करते हैं बहुत अच्छे से। ये उनका ऑप्टिमम रेंज है पीएच का। अगर आप इससे ज़्यादा करोगे यानी अल्कलाइन कंडीशन क्रिएट करते हो, या इसे कम कर दो दैट इज एसिडिक कंडीशन क्रिएट करते हो, तो जो ये एंजाइम है वो वर्क अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं पीएच में डिस्टर्बेंस की वजह से। तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि एक ऑप्टिमम पीएच को मेंटेन रखा जाता है जब आप एंजाइम की एक्टिविटी को स्टडी कर रहे होते हैं। सेम ग्राफ यहाँ पे भी आप स्टडी करोगे, एक बेल शेप ग्राफ आता है, 7.4 पे ऑप्टिमम पीएच आएगी, जिसकी वजह से हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी बेस्ट होगी। तो ये वाला जो पीएच है ये है 7.4। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए ऑप्टिमम पीएच जो है वो इसका बेसिक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो भी अफेक्ट करता है हमारे एंजाइम की रिएक्शन को, एक्टिविटी को। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आप अपने डाइजेस्टिव जूसेस के एंजाइम्स को चेक करते हो तो वो एसिडिक रेंज पे वर्क करते हैं, क्योंकि वो हमारे स्टमक के अंदर होते हैं। स्टमक HCl बहुत ज़्यादा होता है स्टमक के अंदर, तो वहाँ पर एक एसिडिक कंडीशन होती है, इसलिए 3 to 4 जो है पीएच उस पर ही अच्छे से वर्क करते हैं। पेप्सिन के हो गए, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सारे एंजाइम जो है हमारे स्टमक में रिलीज होते हैं, ये सारे एंजाइम एसिडिक रेंज में वर्क करते हैं, इसलिए इनके लिए जो ग्राफ होता है वो भी वेरी करता है। इनका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके से वेरी करता है। तो ये ग्राफ जो होता है ये हमारे लिए तब होता है जब हम पीएच स्टडी कर रहे हैं 2 से लेके 3 पे, और ये हमारी एंजाइम की एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पेप्सिन के लिए, जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनके लिए होगा, या फिर हमारे और भी ट्रिप्सिन वगैरह ये सब होते हैं जो उन सब के लिए हमारे पास ये वाला एंजाइम होता है, ये वाली एक ग्राफ की रिएक्शन आती है। थर्ड फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, लेकिन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आप एक छोटा टॉपिक समझ सकते हो, दैट इज एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन भी बहुत अफेक्ट करता है हमारी रिएक्शन को, बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि आप जितना ज़्यादा एंजाइम अपने रिएक्शन में प्रोवाइड करवाओगे, आपकी रिएक्शन की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम रिएक्शन।
एंजाइम ऑफ रिएक्शन, कि अगर हम जितनी ज़्यादा एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हम फैक्टर ही कौन सा स्टडी कर रहे हैं, एंजाइम की कंसंट्रेशन, तो आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को जितना बढ़ाओगे आपकी वेलोसिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी, इसलिए आपको एक लीनियर स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पे मिलेगी। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर आप हटाते हो तो आपको एक कांस्टेंट मिलता है, दैट इज के कैटालिस्ट। तो इसीलिए एंजाइम की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के, विच गिव्स अस स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन। तो ग्राफ में आपको हमेशा एक लीनियर लाइन मिलेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर, जो 3-4 फैक्टर बचे हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए हमने 3 फैक्टर स्टडी किए हैं, दैट इज फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकंड वन इज पीएच एंड द थर्ड वन इज एंजाइम कंसंट्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इनहिबिटर का इफेक्ट पढ़ेंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को स्टडी करेंगे, और एक चीज़ और स्टडी करेंगे, दैट इज कोफैक्टर कैसे जो है रिएक्शन को इन्हांस करते हैं या स्टॉप करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।